The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 30 जुलाई 2013 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। गुजरात कोऑपरेटिव कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि सबकी सोच से ही सिस्टम चलता है और इस देश को सभी सरकारें मिलकर चलाती हैं। मित्रों, हम कोई भी व्यवस्था तब चलती है जब इन व्यवस्थाओं के साथ हरेक की उस दिशा में सोच हो। अगर हरेक की उस दिशा में सोच नहीं होगी तो काम नहीं बनता। मित्रों, सहकारिता जो चलती है उसमें एक दूसरे पर भरोसा ये बहुत बड़ी बात है। अगर भरोसा टूट जाए तो सहकारिता आंदोलन चल ही नहीं सकता। सहकारिता आंदोलन की सबसे पहली ताकत है भरोसा, एक दूसरे के प्रति विश्वास, व्यवस्था के प्रति विश्वास, दिशा के प्रति विश्वास, प्रयासों के प्रति विश्वास, तब जाकर के होता है। लेकिन कभी कभी ध्यान में आता है, अब जैसे हमारे घनश्याम भाई बड़ी तारीफ कर रहे थे कि 4 बैंक लुढ़क रही थी, हम उनका मरना ही तय था, कोई हाथ पकड़े बचाए तो बच सकती थी। और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि गुजरात सरकार ने 80 करोड़ रुपया देकर के इन 4 बैंकों को बचा दिया। मित्रों, वैद्यनाथन कमेटी के माध्यम से जो फॉर्मूला बनी है उस फॉर्मूला के तहत हमने तो 4 बैंकों को बचाने के लिए 80 करोड़ रुपया दांव पे लगा दिया। सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों पर भरोसा करके लगा दिया। लेकिन उसी कमेटी के कारण गुजरात सरकार को जो 260 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, आज कई वर्ष हो गए दिल्ली सरकार हमें पैसे नहीं दे रही। हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है, वो है हमारे संघीय ढांचे को ही संकट में डाला दिया है। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ही तहस नहस करने का प्रयास हो रहा है। इस देश के सभी राजनेताओं को समझना होगा कि ये देश न दिल्ली चलाता है, यह देश न गांधीनगर चलाता है। ये देश सभी राज्य मिलकर के, भारत सरकार और राज्य सरकार सब मिलकर के चला रही है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई नीचे है, न कोई ऊपर है। हम सब सहकारिता के आंदोलन की तरह एक समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, ये देश कैसा है? ये श्री कृष्ण की भूमि, ये कृषि प्रधान देश, ये ग्वालों का देश, गौ पूजा में विश्वास करने वाला देश, पशुपालन में, जीव दया में विश्वास करने वाला देश। ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार के कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। दूध के उत्पादन के लिए तो इंपोर्ट करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर एक बहुत बड़ा संकट देश में पैदा होने वाला है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको पिंक रिवॉल्यूशन का पता होगा। मैं तो पिंक रिवॉल्यूशन, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे अब दिल्ली की सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है। ये पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब है जो मांस होता है, मटन होता है, उसका कलर पिंक कलर होता है। और भारत सरकार को लगता है कि अगर हम मटन एक्सपोर्ट करें दुनिया में तो हमें बहुत फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। इसलिए कत्लखानों को सब्सिडी दी जा रही है।
दूध ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिल रही मित्रों, लेकिन अगर आप मटन ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो 1 किलो मटन ट्रांसपोर्टेशन पर 5 रुपया सब्सिडी दी जाती है। अगर आप कतल खाना बनाते हो तो भारत सरकार आपको 15 करोड़ रुपए सब्सिडी देती है, लेकिन आप डेयरी बनाते हो तो आपको 1 नया पैसा सब्सिडी नहीं मिलती। यानी पशुपालन करो, दूध उत्पादन करो, अच्छा दूध गरीब के घर पहुंचाओ, उसके लिए 1 रुपया नहीं है, लेकिन पशु को काटो, उसका मांस बेचो, दुनिया में एक्सपोर्ट करो, उसके प्रमोशन के लिए अरबों खरबों रुपया दिल्ली की सरकार खर्च करती है। और भारत जीव दया में विश्वास करने वाला देश है। 3 और बातें मैं आपको बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक, आने वाले 17-18 अगस्त 17 और 18 अगस्त हम गांधीनगर में पूरे हिंदुस्तान का ग्रामीण विकास का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। देश भर के लोगों को हम बुलाएंगे। हमारी सोच क्या है, हमारा मॉडल क्या है, हमने क्या काम करके दिखाए गांव के लिए, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के और राज्यों ने क्या क्या अच्छा किया है, हम सीखना चाहते हैं। और गुजरात को और अधिक ग्रामीण विकास की दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा, हिंदुस्तान में शायद पहली बार इस प्रकार का एक काम हो रहा है। दूसरा काम मित्रों, हम सितंबर में करना चाहते हैं। 8 और 9 सितंबर हम जानते हैं कि इजराइल हर 3 साल के बाद एक एग्री टेक फेयर करता है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कैसे आए, उसका एक ग्लोबल फेयर करता है। हमारे देश से हजारों की तादाद में किसान उस मेले को देखने के लिए इजराइल जाते हैं। एक किसान 1.5 2 लाख रुपए का खर्च करता है। गरीब किसान नया सीखने के लिए विदेश जाता है, मेले में घूमता है। जो समय भाषा का भी समझ प्रॉब्लम रहता है, वो बेचारा जाकर के देख करके आता है। लाखों की तादाद में जाते हैं। क्या मित्रों, इजराइल जो काम कर सकता है वो हिंदुस्तान नहीं कर सकता है। और इसलिए गुजरात ने बेड़ा उठाया। हम 8 और 9 सितंबर यहीं पर गांधीनगर में एक वर्ल्ड क्लास एग्री टेक फेयर करने वाले हैं। कृषि और विज्ञान, कृषि और टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी को खेती में कैसे लाया जाए, पशुपालन में कैसे लाया जाए, हमारी फसल को रक्षा करने के लिए क्या किया जाए, हम सब्जी और फल पैदा करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, वैल्यू एडिशन क्या किया जाए। दुनिया में बहुत नई टेक्नोलॉजी आई है। हमारा गरीब से गरीब किसान भी उस टेक्नोलॉजी का अनुभव करें, उसको समझें, उसको स्वीकार करें। और इसलिए हम एक दूसरा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो आप लोगों के भी लाभ के लिए हैं। आप जरूर उसका फायदा उठाएं और उसमें से और नई चीजें बन पाए। दूसरी एक बात है मित्रों, दुनिया के सामने हर देश की अपनी एक पहचान बनती है। आज जो हिंदुस्तान में जो टूरिस्ट आता है तो ताजमहल के नाम पे आता है। और जिस दिन ताजमहल बना होगा, उस बनाने वाले ने भी सोचा नहीं होगा कि सदियों के बाद वो ताजमहल गरीब से गरीब की रोजी रोटी का इतना बड़ा साधन बन सकता है। नहीं सोचा। विश्व में हिंदुस्तान की पहचान में ताजमहल का एक हिस्सा बन गया। मित्रों, क्या हम 300-400 साल पुरानी चीजों को लेके चलते रहेंगे कि दुनिया को कुछ नया देंगे? मैं मानता हूं हमें दुनिया के सामने एक नया विश्वास और नई ताकत के सामने खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हमने एक निर्णय किया है और मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। हमने निर्णय ये किया है कि इस देश को एक करने का सबसे बड़ा काम अगर किसी महापुरुष ने किया तो उस महापुरुष का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे लिए गर्व की बात है। वो हमारी इस मिट्टी की पैदाश है, इस धरती के बेटे, लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने बहुत बड़ा बेनमून काम किया और सारे विश्व के इतिहास विशेषज्ञों को सरदार पटेल को जानना चाहिए। मेरी मांग है, ये मेरी भावना है
इतने बड़े महापुरुष को, इतने बड़े काम को आज दुनिया में कहीं चर्चा नहीं, भुला दिया गया। इस देश की ताकत का परिचय सरदार पटेल के माध्यम से हो सकता है और इसलिए हमने तय किया है विश्व का सबसे बड़ा सरदार पटेल का स्टैच्यू बना, विश्व का सबसे बड़ा। आज दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू जो है वो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। हम उससे भी डबल साइज का स्टैच्यू बनाना चाहते हैं और इसका हम नाम रखना चाहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का संदेश देने वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल ने देश की एकता का काम किया था और इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल लौह पुरुष थे, सरदार पटेल किसान के बेटे थे, सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में किसानों को जोड़ने का अद्भुत काम किया था। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमने तय किया है कि हम हिंदुस्तान के सभी गांवों से लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उस गांव की तरफ से लोहा भेंट सौगात के रूप में मिलेगा। हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों से हम लोहा मांगने वाले हैं। लोहा इसलिए कि लौह पुरुष की स्मारक बना, इसलिए लोहा चाहिए। लेकिन किसी गांव में तोप है, तलवार है और कहे लो मोदी जी ले जाओ, ये तोप में से एक सरदार साहब बन जाएंगे, हमें वो नहीं चाहिए। न हमें तलवार चाहिए, न हमें तोप चाहिए, हमें लोहा चाहिए। लेकिन कौन सा लोहा? जो किसान ने अपने खेत में खेती के काम में लाया हुआ जो औजार है, वो औजार वाला लोहा चाहिए। क्योंकि सरदार साहब किसान थे, वो प्रतीक सरदार साहब लौह पुरुष थे, इसलिए लोहा। सरदार साहब ने एकता की थी, इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव से लोहा। इस पवित्र कार्य को हम सबको मिले, आपकी मदद चाहिए। हिंदुस्तान के 7 लाख गांवों से करना है, हर किसान से नहीं लेना है। एक गांव से एक छोटा 200-300 ग्राम का पीस। आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट का सारे हिंदुस्तान के अंदर लोग काम करते हैं। हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी रूप में कोऑपरेटिव मूवमेंट के लोग हैं। क्या हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोग इस काम को उठा सकते हैं? 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती है, उसके बाद इस काम को शुरू करना है। और फिर वैसे स्मारक बनते बनते तो 4-6 साल लग जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्मारक हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा है उससे भी डबल साइज का। और पूरे विश्व को सरदार साहब की पहचान हो, हिंदुस्तान की एकता की पहचान हो, हिंदुस्तान के किसान की पहचान हो, हिंदुस्तान के गांव की पहचान हो, ऐसा एक भव्य स्मारक हमें गुजरात की धरती पर सरदार सरोवर डैम, जहां नर्मदा मैया जाती है, वहीं पर सरदार साहब का स्मारक बनाना है। उसमें भी मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। तो इन 3 बातें 16, 17 या 17, 18 अगस्त को पंचायत वाला सम्मेलन, सितंबर में किसानों के लिए बहुत बड़ा मेला, और अक्टूबर में सरदार साहब के लिए पूरे 7 लाख गांवों में इस बात में हम जुड़े। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबने मुझे बुलाया। शिवराज जी जैसे महापुरुषों का सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं फिर एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।